हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। केंद्र के बारे में देखते हैं आगे उसके क्या है। ठीक है, देखिए केंद्र के बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली को, है ना, अस्थायी स्लाइड बनाई थी ना। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद बूंद डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें, यदि बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि इनमें क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई, है ना। जब हमने डाला उसमें तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों में रंग जाते हैं। किसमें विभिन्न रंगों में रंग जाते हैं? कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम। ठीक है, कुछ कम। ऊपर इसका निष्कर्ष दिया हुआ है, देखिए। कोशिका को रंगने के लिए, है ना, ये लिखा है आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्राइनिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन, ये क्या लिखा है? मेथिलीन ब्लू विलयन का उपयोग किया जाता है कोशिका को रंगने के लिए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका को रंगने किसका प्रयोग करते हैं? तो आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन और मेथिलीन ब्लू विलयन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ आते हैं कि केंद्र के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, है ना। दोहरे दोहरे परत, इसमें दोहरा परत होगा। इसकी लेयर कितनी होगी? 2 होगी, जिसे क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य इन छिद्रों के द्वारा केंद्र के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है केंद्र के बाहर जा पाता है ना, केंद्र के बाहर जा पाता है। अब हम केंद्र की बात कर लेते हैं। कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है ना। चलिए, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छाड़ाकार दिखाई देते हैं, मतलब छड़ की तरह दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म भी कभी आता है, पहले आता था, अब तो नहीं पूछता है। वो माता पिता से डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में चले जाते हैं। क्रोमोसोम जो होता है ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम जो होता है डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण, है ना, डीएनए अणु में कोशिका का निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए जो अणु होता है, तो डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसकी सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन बोलते हैं, जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे आ जाते हैं। नहीं हो रही होती है, फिर कह रहा है कि नहीं हो रही होती है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह,
है ना, रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है, रचनाओं के जाल का एक पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में क्या होता है, संगठित हो जाता है। तब यह क्रोमोसोम में क्या होता है, संगठित हो जाता है। ठीक है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में, है ना, कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर के दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह कोशिका के विकास का परिपक्व को निर्धारित करते हैं तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रिया को भी निर्देशित करता है। ठीक है। थोड़ा ये समझ में थोड़ा कम आएगा, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे बार बार। ठीक है, समझ बात आ रही है कि अब देखिए, बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट हो जाता है। केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट हो जाता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती हैं। ठीक है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट हो जाता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल जिसमें अस्पष्ट केंद्रक जो क्षेत्र होते हैं, इसमें केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रकाय कहते हैं, है ना, केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रो का मतलब होता है आदि अथवा पूर्व। कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, है ना। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है ना, जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है, उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। क्लियर हो रही की बात, नहीं हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन किया हुआ हूँ, देख लेना आप लोग। ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये यहाँ दिया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं। पहला जो है हमने जो पढ़ाया है अभी आपको, क्या पढ़ाया है, ये पढ़ाया है कि केंद्रक जो झिल्ली की बात कर रहे हैं, तो केंद्रक झिल्ली तो पहले इसमें होता नहीं है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। कोशिका झिल्ली की बात नहीं कर रहे, कोशिका झिल्ली अलग है, केंद्रक झिल्ली अलग है। ठीक है। यहाँ देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में और भी जो द्रव्य अंगक होते हैं वो नहीं होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों को उनके कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। क्लियर है ना। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिकाएं यानी थैले की तरह संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लेस्टिड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, प्लेस्टिड के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्रकाश संश्लेषित जो बैक्टीरिया है उसमें जो क्लोरोफिल होता है किस रूप में होता है, तो झिल्लीदार पुटिका थैले की तरह संरचना की तरह होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल कैसा होता है, तो प्लेस्टिड के रूप में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन करके इसको समझ लीजिएगा। ठीक है ना। जो किया हूँ दोस्त मेरे, आप देखिएगा, आप पढ़ कर जाइएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जेन्युइन कोई चीज़ पढ़ रहे हैं जो 100% वही ऑप्शन में आए। समझ रहे हैं कि नहीं।
बिल्कुल। चलिए, ये हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्या है हमारा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये देकर डायग्राम भी पूछ सकता है। ये बीच में जो आपकी ये छोटी सी एक लेयर दिख रही है, इसे बोलते हैं कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? कोशिकाएं। और यहाँ पे जो ये जो फर्स्ट वाला जो देख रहा है, ये प्लाज्मा झिल्ली, हमने बताया था कि ये आवरण का काम करता है। तो ये क्या कर रहा है? ये आवरण का काम कर रहा है। क्लियर है ना बात? ये किसका काम कर रहा है? आवरण का काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कोशिका भित्ति, है ना, इस सेल वाल्व होता है। तो ये सेल वाल्व भी क्या करता है? सेल वाल्व भी क्या करता है? ये रक्षा करता है। ठीक है, सेल वाल्व भी क्या करता है? ये रक्षा करता है। ठीक है, किसकी? सेल की। ठीक है। और बीच में अब इसमें जो है वाइट कलर का जो ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो इस बात का ध्यान रहेगा, इस बात का ध्यान रहेगा आपको। चलें आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोशिका द्रव। कोशिका द्रव्य के बारे में बात करते हैं। जब हमने प्याज की झिल्ली, जब हमने क्या? प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की, है ना, मनुष्य की जो गाल होता है ना, उसकी कोशिकाओं की स्लाइड्स को जब देखा, तब हमें प्रत्येक क्या? तब हमें देखा तो हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा। कोशिका में क्या दिखा? एक बड़ा क्षेत्र दिखा, जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, है ना, बहुत हल्का धब्बा था, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, है ना। कोशिका कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा था, जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। इसे क्या कहते हैं? हल्के धब्बे को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है भैया, यहाँ हमने आपको दिखाया था कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य मतलब इसमें जो होता है ना, लिक्विड टाइप होती है। ठीक है, किसकी टाइप होती है? लिक्विड टाइप होती है। ठीक है जी। आइए अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, प्लाज्मा झिल्ली जो ऊपर की लेयर जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। हमने बताया ना, कोशिका द्रव्य क्या है? एक तरल पदार्थ है, जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर है। प्लाज्मा झिल्ली तो इसको कवरिंग करता है, आवरण का काम करता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं, जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक सेल्स कंपोनेंट होते हैं ना, बहुत सारे सेल्स के भी घटक होते हैं। तो क्या होते हैं? इसमें मौजूद होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? कोशिकीय अंगक बोलते हैं। कोशिकीय अंगक का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे सेल के क्या हैं? घटक है, अंग है। ठीक है, कोशिका द्रव्य कोश जो इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं कि कोशिका जो द्रव्य है प्लस केंद्रक, दोनों को मिला करके जीव द्रव्य कहते हैं। दोनों जो मिलता है, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? तो उसे जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, कोशिका अंगक झिल्ली, कोशिका जो अंगक होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। क्या होते हैं? अंगक जो होते हैं झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त जो झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रीय केंद्रीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। केंद्रीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त क्या होते हैं? अंगक होते हैं। ठीक है, झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थक
सार्थकता वायरस की उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। वायरस में किसी प्रकार की क्या होती है? झिल्ली नहीं होती है। इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता, है ना। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? कह रहा है कि जीवों के गुण तक जब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक ये किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके, मतलब जो वायरस है ना, तो जब तक ये किसी जीव में प्रवेश करके उसको इफेक्ट नहीं कर देता, है ना, इफेक्ट नहीं कर देता, उसके लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका, ये आया था क्वेश्चंस भैया, आया था, इससे क्वेश्चंस पूछा था। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है ना, एक एक से लेकर के, है ना, 10 माइक्रोमीटर तक होता है। लेकिन यूकैरियोटिक का आकार प्रायः बड़ा होता है। कितना? 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है ना। उसके बाद इसमें पूछा था कि प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम की मात्रा कितनी होती है, तो क्रोमोसोम 1 होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम होता है 1 से अधिक। कितना होता है? 1 से अधिक। झिल्ली युक्त कोशिकाएं होती हैं, अंगक जो होता है अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अंगक जो होता है अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसमें जो होती है क्रोमोसोम की जो मात्रा होती है 1 से अधिक होती है। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि सुस्पष्ट, जो चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा होता है, केंद्रीय क्षेत्र जो होता है सुस्पष्ट होता है ना। चलिए कल कोशिकीय अंग पढ़ेंगे, उसके बारे में अंतःप्रज्वलिका, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, गाल्जी उपकरण है। ठीक है, गाल्जी उपकरण के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद बस समाप्त हो जाएगा चैप्टर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।